हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है हेमेंद्र और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस सेशन में, जो कि है तैयारी बैच के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस सेट, जो कि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस एन अमेजिंग यूट्यूब चैनल पे, जो कि अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल। तो यार सबसे पहले सभी लोग यार जल्दी जल्दी से इस सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम इस सेशन को ले जा पाए और एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए आप लोगों के लिए, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन को, तो फिर ये सेशन आपके लिए यूजफुल होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आप सीख जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को ग्रैप कर पाएंगे और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न हम करने वाले हैं जो आपके लिए यूजफुल और फायदेमंद हो सकते हैं। तो यार जल्दी जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सेशन को अचीव कर पाए और बिल्कुल अच्छे से इन सभी चीज़ों को सीख पाए। तो जल्दी से मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज खेमेंद्र, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर। करीब 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन टीचिंग इन गेट, ईएससी एंड एसएससी जेई डोमेन। पीएसयूज के लिए बहुत स्टूडेंट्स को गाइड किया है, कई लोगों की जॉब भी लगी है। एमटेक की है मैंने एमआईटी जयपुर से। केवीएस टीजीटीडब्ल्यू ये मैं पहले जॉब करता था। एंड ये सारे सब्जेक्ट्स है जो मैंने अकेडमी की जो लर्निंग ऐप है वहाँ पे कम्प्लीटली प्रोवाइड कराया है आपको। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क थ्योरी एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो कि मैंने प्रोवाइड किया है 100% आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स के साथ। ओके गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, इसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ मिल जाएगी आपको। बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी। स्पेशल क्लास मतलब फ्री स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से आप लोग अपने प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में पहुंचा सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। ये इस मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो इस तरीके से मेरे कोर्सेज दिख जाएंगे आपको। उसके ऊपर सी ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे कोर्सेज इस तरीके से आपको दिख जाएंगे यहाँ। क्लियर? इसी तरीके से स्पेशल क्लासेस भी आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल में जाकर। सारी की सारी स्पेशल क्लासेस को अगर आपको अनलॉक कोड वो मांगे, अगर ऐप आपसे बोले अनलॉक कोड के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे कोड यूज करेंगे KHEM09। KHEM09 इज माई कोड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के। अब ये प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पेड कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी कोर्सेज जो कि आपको दिख जाते हैं, कई सारी क्लासेस फ्री होती है, कई सारे कोर्सेज जो होते हैं वो पेड कोर्सेज होते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन एग्जैक्ट वे में करना चाहते हैं, जिस तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो ये पेड कोर्सेज आपके लिए फायदेमंद है। ये कुछ एडवांटेजेस है उन पेड कोर्सेज के, जो कि है रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। आफ्टर एवरी 3 क्लास देयर इज वन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आर अवेलेबल। कंप्लीट प्रिपरेशन बाय द एजुकेटर आपकी हो जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको मिल जाती है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से। अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद अपना फोन नंबर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद सेलेक्ट करिए कितने कौन से सेक्शन के लिए आप जाना चाहते हैं। सो दिस इज द सेक्शन एसएससी सेक्शन, जिसमें मैंने अब तक मेरी सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई है। सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ना ही सिर्फ मेरे, बाकी और भी टीचर है जहाँ जो कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और आप लोग उनसे भी चीज़ें सीख सकते हैं इस अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सेलेक्ट करना है कितने महीने के लिए सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है आपको, उसका कोड यूज करेंगे KHEM09 इज माई कोड। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो यही कोड आप लोग यूज करेंगे। चलिए, तो प्राइसेस आर ऑलरेडी इंक्रीज। ये तो पुरानी प्राइसेस है, नई प्राइसेस ऑलरेडी आ चुकी है और वो बढ़ के आई है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि जो नई प्राइसेस है वो थोड़ी सी बढ़ गई है और अनअकैडमी धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही है। तो जल्द से जल्द अगर सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, चलिए आगे चलते हैं। पहले प्रश्न के लिए सभी लोग बताओ यार, सभी लोग इंटरेस्टेड हो चैट सेक्शन में? मैं चैट सेक्शन को आज इतना देख नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग सभी लोग साथ साथ मेरे चलते रहेंगे और आंसर आप देते रहेंगे एक एक करके। ठीक है ना? सभी लोग एक बार, एक सेकंड रुकिए। चल, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आप लोगों के लिए पहला प्रश्न ये आ चुका है। फॉर RLC रेजोनेंस सर्किट, फॉर RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट, द व्हाट इज द करेक्ट आंसर यू कैन हैव? करंट के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, करंट के लिए पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ओके, टाइम अप।
देखो बहुत बड़ा ही आसान प्रश्न है, कुछ भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, मैं बताया तो आप लोगों को। अगर हम बात करें फॉर आरएलसी सीरीज रेजोनेंस के लिए करंट की अगर बात करें, रेजोनेंस के केस में एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी, एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। टोटल आपका होता है जेड, जेड की क्या वैल्यू होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो z हो गया ये यहाँ पर इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो z की वैल्यू क्या रह जाती है, r रह जाती है, और ये क्या होती है, मिनिमम रह जाती है। जब z की वैल्यू मिनिमम रह गई तो I की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या होगी, V बाय जेड होगी। जब z मेरा मिनिमम है तो I मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे डेफिनेटली। तो इसका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका जो यूनिटी पावर फैक्टर पे सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन पे यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका जो करंट है वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है ना। यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका करंट जो है वो मैक्सिमम रहेगा। सर पावर फैक्टर कैसे पता चला, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस ओवर ऑफ फाई, तो एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय योर हाइपोटेन्यूज, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय योर हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही तो निकलता है ना। देखो ये आपका आर है, ये एक्सएल माइनस एक्ससी है, ये आर है, ये एक्सएल माइनस एक्ससी है, और ये आपका इम्पिडेंस है। तो कॉस ओवर ऑफ फाई क्या होगा, बेस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा वहां पे आपका, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। देखो बेस क्या है आर, हाइपोटेन्यूज क्या है जेड, तो आर बाय जेड, आर बाय जेड क्या है, दोनों बराबर है, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया। तो करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग अहेड फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन एंड इन दिस क्लासरूम, आई होप दैट आप सभी लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। बिल्कुल डिटेल में मैं चल रहा हूँ, कोई टेंशन की बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके यस, सो आई विल नॉट बी सीइंग योर चैट्स टुडे, सो डू नॉट वरी कि सर हमने क्या बोला, हम हमारा आंसर क्या है। तो एक एक करके आप प्रैक्टिस करते जाइए तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। हाउ मेनी एनर्जी स्टोर्ड इन द 100 मिली हेनरी इंडक्टेंस व्हेन द करंट इज इतना, तो एनर्जी कितनी होती है, 1/2 एल आई स्क्वायर, यही होती है ना, 1/2 एल आई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/2 एल कितना, 100 मिली, मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, करेक्ट आंसर क्या आएगा, 0.005 जूल्स इज द करेक्ट आंसर, 0.005 जूल्स इज द करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट है। मूविंग अहेड फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फाइंड द नोड वोल्टेज वीए, वीए की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अब वीए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या टेक्निक आप लगाएंगे, पहले तो आप थोड़ा सोच लीजिए, 30 सेकंड्स तक का टाइम है आपके पास, फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको। ओके, तो वीए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आप नोडल एनालिसिस लगाइए, नोडल एनालिसिस लगेगा यहाँ पर। वीए माइनस वीबी, तो वीबी तो रेफरेंस मान ही लिया इन्होंने, ठीक है ना, -12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वीए बाय 1 प्लस वीए -6 बाय 1। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करके आप अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 1 1 1 वेरी इजी। तो 3VA यहाँ पर हो गया, 3VA तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, तो और इस तरफ क्या आएगा आपका 18 पहुंच जाएगा, 12 + 6 18, तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 वोल्ट आ जाएगी आई थिंक। कितनी आ गई VA की वैल्यू, 6 वोल्ट आ गई, ठीक है ना। नो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of traveling cranes, in the case of traveling cranes, the motor preferred for boom hoist is, in the case of traveling cranes, the motor preferred from boom hoist is
वेरी गुड। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ट्रेवलिंग क्रेन्स के लिए जो मोटर प्रेफर की जाती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर प्रेफर की जाती है। जी हाँ, टॉर्क की वैल्यू इसमें अधिक होती है, टॉर्क इसमें ज्यादा रिक्वायर्ड होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। क्लियर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर इज ए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट, which of the following is essential for reciprocity theorem to be applicable? Which of the following is essential for the reciprocity theorem to be applicable? रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल हो जाए इसके लिए कौन सी चीज आप फॉलो करना चाहेंगे? ओके, करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव, लीनियर, बाइलेटरल एंड नो इनिशियल कंडीशन। लीनियर, बाइलेटरल एंड नो इनिशियल कंडीशन, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए तीनों चीजें वैलिड होनी चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए और नो इनिशियल कंडीशन ये भी चीज होनी चाहिए। ये तीनों चीजें फॉलो करनी चाहिए रेसिप्रोसिटी की कंडीशन के लिए। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप इज मोस्ट कॉमनली मेड बाय, तो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप होता है वो किस चीज के द्वारा मेड किया जाता है, किस चीज के द्वारा बनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 इज फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज द एलिमेंट जिसकी वजह से आपने मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप आपका बनाया जाता है। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप, फेरिक ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर है। मूविंग अहेड अगले प्रश्न के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। The copper conductors are generally used for transmission line because of it. कॉपर कंडक्टर आपके यूज किए जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, क्यों? ऑप्शन देख लेते हैं। is good for spans, required more insulator, has long life and high conductivity, it requires more support। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? it has longer life and high conductivity is the correct answer for the copper conductors। कंडक्टिविटी का ही मेन यूज होता है, तो आप जब भी आप कंडक्टर को डिफाइन करते हैं तो कॉपर को इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अधिक होती है और लाइफ भी इसकी अधिक ज़्यादा होती है। एज कम्पेयर टू सिल्वर बात करें तो वो इतनी उसकी लाइफ अधिक नहीं होगी और वो थोड़ा सा डैमेज होने की संभावना भी रह जाती है उसमें, ठीक है, इतना स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, the motor circuit static frequency changers are used for, static frequency changers are used for, गुड। स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन के लिए आता है आपका स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर्स, स्पीड रेगुलेशन के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर्स। नेक्स्ट, which of the following fuse is a very fast operation, is having a very fast operation, किस फ्यूज का होता है? ओके, करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज, सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशन किस चीज किसका होता है? सेमीकंडक्टर फ्यूज। तो सेमीकंडक्टर फ्यूज जो होते हैं ये फास्टेस्ट रहते हैं।
क्लियर? इसमें किटकैट में कंफ्यूज मत हो जाना, सेमीकंडक्टर फ्यूज फास्टेस्ट रहता है, ठीक। नेक्स्ट, ओके, मेजरमेंट से सवाल है, डेड टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट इज डेड टाइम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? व्हाट इज डेड टाइम फॉर एन इंस्ट्रूमेंट, ये बताएंगे। ओके, टाइम अप। It is the time required by the measurement system to begin to respond to a change in the measurement. सपोज करिए कि इनपुट में कुछ वैल्यू आई है, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि उसके रिस्पॉन्स को बिगिन करने के लिए, रिस्पॉन्स को शुरुआत करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो कहलाता है डेड टाइम। जिस टाइम पे कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है पॉइंटर की तरफ से, जिस समय पर पॉइंटर की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, तो वो टाइम टू रिस्पॉन्ड, टू बिगिन द रिस्पॉन्स, ओके, वो कहलाता है आपका डेड टाइम। क्लियर है? यस और नो? सपोज करिए कि आपने किसी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन सिस्टम बनाया आपने, उसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया, आप देख रहे हैं कि भाई पॉइंटर का किस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है। करंट फ्लो होने के बाद जितना समय पॉइंटर को डिफ्लेक्शन शुरू होने में लगेगा, थोड़ा तो समय लगेगा, बहुत थोड़ा सा समय, वो कहलाता है डेड टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट, इधर प्लस लगा लेना। अच्छा देखो, ये ए ऑप्शन है, ये 1 नहीं है। एक मिनट, चलिए ऐसे ही बताइए। थोड़े ऑप्शन इसमें गलत दिख रहे हैं, चलो मैं इसको ऑप्शन हटा दो, वैसे ही आंसर बता दो चैट सेक्शन में क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, रेशियो ऑफ टू करंट्स पूछ रहा है, फिर तो ठीक। रेशियो ऑफ टू करंट्स पूछ रहा है ये, तो पहला करंट अगर मैं निकालना चाहूँ किससे, पीएमएमसी से, तो पीएमएमसी से कितना करंट निकलेगा बताओ जरा। पीएमएमसी से बाकी साइनसोइडल टर्म्स है, यहाँ प्लस लगा लेना, बाकी साइनसोइडल टर्म्स है, तो पीएमएमसी से कितना करंट निकला, 6 एम्पियर ही निकला मेरे हिसाब से। और आपका एमआई से कितना निकला, रूट ओवर ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 20 का स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व कर लेना, एमआई से इतना निकलेगा। अब इनका रेशियो निकाल लेना, ठीक है, और एमआई डिवाइड बाय पीएमएमसी करना, क्योंकि एमआई अधिक है, ठीक है ना, और 1 से अधिक की वैल्यू यहाँ पूछी जा रही है, तो एमआई यहाँ पे ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये जो करंट आया है, सपोज करो ये जो करंट आया है ये आपने आई वन मान लिया, ये जो करंट आया है ये आपने आई टू मान लिया। अब यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है आई टू बाय आई वन का, आई टू बाय आई वन का रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2.82, आप चेक कर लीजिएगा, 2.82 सही आंसर आ रहा है उसका। तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से निकालना है क्वेश्चन। क्लियर है? चल, नेक्स्ट, द कंडक्टर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग पावर मस्ट हैव द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। जिस कंडक्टर को हम यूज कर रहे हैं टू ट्रांसमिट द पावर, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। गुड, करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी, देखो सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है पावर को ट्रांसमिट करने का, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक बार सोचते हैं। कॉस्ट हमेशा लो होनी चाहिए, पैसा तो कम ही लगना चाहिए। आप कौन हो, इंजीनियर हो, इंजीनियर कौन होते हैं, कंजूस होते हैं, ठीक है ना। पैसा तो बचाने का काम आपका हमेशा रहता ही है, ठीक है ना, पैसा हमेशा कम लगना चाहिए, आप कोई सी भी चीज बनाइए। टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, सिंपल सी बात है। पैसा कम लगना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि पोल्स पे उसको माउंट किया जाएगा, तो अगर हैवी होगा तो यार पोल्स पे कितना प्रेशर पड़ेगा, है ना, तो लाइट वेट भी होना चाहिए। लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए
जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, ठीक है। तो क्योंकि अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका कम रहेगा, ठीक है, और लॉसेज आपके कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। समझ पाए बिल्कुल यहाँ पे, यस और नो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 1313। In a DC machine, how the commutating pole winding are connected? commutating pole winding किस तरीके से connected होती है in the DC machine? मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दे देता हूँ, चिंता मत कीजिएगा। It is connected in series with the armature winding। अब ये कई बार बच्चों को सवाल आ जाता है, एक बार सोचने वाली बात है कि आपकी जो कम्यूटेटिंग पोल्स होते हैं, कम्यूटेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है, पोल के ऊपर लगाई जाती है। पोल होता है स्टेटर, ठीक है ना, पोल होता है स्टेटर, और आर्मेचर होता है रोटेटिंग वाइंडिंग। आर्मेचर क्या होता है, रोटर होता है ना मेरी डीसी मशीन में, आर्मेचर रोटर होता है और कम्यूटेटिंग पोल मेरा स्टेटर होता है। तो फिर ये सीरीज में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर, ठीक है, ये सवाल पूछा था एक जगह इंटरव्यू में। तो इसका आंसर किस तरीके से था, आपको बस कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए डीसी मशीन की, फिर आप इसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। तो सपोज करिए कि ये आपके पास क्या है, एक रोटर है आपके पास, ये आपके पास इसी का पोल है, ठीक है। तो वाई वी आर प्रोवाइडिंग दीज कम्यूटेटर सेगमेंट्स, पहले तो ये जानना जरूरी है। ये कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स हैं इनको प्रोवाइड कराने के पीछे क्या कारण है, पहले तो ये समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, सभी लोग कान खोल के सुन लेंगे। यहाँ पर होता है कि आपके आर्मेचर के अंदर होता है क्या, वाइंडिंग्स, वाइंडिंग्स होती है। वाइंडिंग से पहले यहाँ पे एक और मैग्नेट होगा, और ये मैग्नेट सपोज करें नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स लाइंस जाएगी, उसे कहते हैं फील्ड लाइंस, फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स लाइंस। नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स लाइन जाएगी, उसे कहते हैं फील्ड फ्लक्स लाइंस। अब हुआ क्या, ये आर्मेचर के अंदर इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, सपोज करो ये डॉट है, इस डॉट की वजह से इसके पोल के एजिस से ना एक फ्लक्स का पाथ बन जाता है, लो रिलक्टेंस पाथ बन जाता है पोल के ये एजिस से। उसकी डायरेक्शन ये होगी, ऑब्वियसली आप एक बार लगा के देख लीजिए, या बाहर की तरफ अगर करंट जा रहा है तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये होने वाली है, पोल के एजिस से आपकी फ्लक्स मूव कर जाती है। अब ड्यू टू दिस प्रोड्यूस्ड फ्लक्स, दिस इज आर्मेचर फ्लक्स, दिस प्रोड्यूस्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या हुआ, द इफेक्ट ऑफ the armature flux due on the field flux, okay, effect of armature flux on the field flux आपका क्या हुआ ये, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या है, ये आर्मेचर फ्लक्स की वजह से फील्ड फ्लक्स जो है, ये जो पहले से एग्जिस्टिंग फ्लक्स था, इसको इसमें आया डिस्टॉर्शन, इसमें क्या आया, डिस्टॉर्शन आया। डिस्टॉर्शन किस वजह से आया, इस आर्मेचर फ्लक्स में, फ्लक्स जो मूव हो रहा है इसकी वजह से। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप ना इसको ना मिनिमाइज करो। मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रश सेगमेंट होता है कि नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर ये कम्यूटेटर ब्रश सेगमेंट यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड है सपोज करिए, ठीक है, वी यहाँ पर है। आपने क्या किया, यहाँ पर इसको यहाँ ले गए डायरेक्शन को, और यहाँ पे कुछ पोल्स लगा दिए, कुछ स्लॉट्स लगा दिए। अब उन स्लॉट्स की डायरेक्शन ऐसी हुई कि ये बिल्कुल उल्टी होनी चाहिए जो आर्मेचर में है, ताकि ये ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस करे जो कि अपोजिट हो, इससे आर्मेचर कंडक्टर जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट निकला, उसके बाद इसको इधर लगा दिया, और यहाँ से ये इधर आ गया। तो अब कहने की बात यह है, ये एक तरीके से सीरीज में ही कनेक्ट हो गया आर्मेचर के कंडक्टर्स के साथ। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर कंडक्टर। जो मेरा पोल के ऊपर कम्यूटेटिंग सेगमेंट में जो वाइंडिंग लगाई है वो सीरीज में कनेक्ट हो गया थ्रू द ब्रशेस अरेंजमेंट। कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है और उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कम्यूटेटर ब्रश सेगमेंट ही ऐसा सेगमेंट है जो नॉन रोटेटिंग के साथ, मेरी रोटर के साथ कनेक्ट हुआ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। काफी सारी चीजें मैंने बता दी है इस एंटायर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। मुझे लगता है कि आप लोग इस सारी चीजों को समझे होंगे और बिल्कुल अच्छे से उनको ग्रैब किया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताओ जरा क्लियर है कि नहीं इन द चैट सेक्शन सभी लोग।
समझ आया, मजा आया इसको पढ़ के? यस और नो? बहुत अच्छे, नेक्स्ट। एंगल ऑफ आरएलसी सर्किट इज लीडिंग, तो फिर क्या होगा बताओ? आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं। करेक्ट आंसर इज XC बराबर XC इज ग्रेटर देन XL। दिस इज लीडिंग केस और XL इज ग्रेटर देन XC, तो वो लैगिंग केस होगा। ठीक है, लीडिंग एंड लैगिंग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट। ट्रांसमिटिंग एट अ हाई वोल्टेज रिक्वायर, अगर मैं हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर रहा हूँ वोल्टेज को, हाई पावर के ऊपर वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो फिर क्या मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है? देखिए जरा, फास्ट कंट्रोल टू मिनिमाइज द आर्किंग ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही। मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, बिल्कुल सही। लेसर कंट्रोल ऑन मिनिमाइजिंग द आर्किंग, और नहीं, बिल्कुल गलत। तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। Two heaters rated at 1000 watt, 250 volt each, connected in series with itna volt itna hertz. The total power drawn from the supply would be in watt. देखो, दो मेरे हीटर्स है, ये एक वन हीटर हो गया, एक तरीके से बल्ब भी मान लो इसको। इसकी रेटिंग अलग अलग हमको गिवन है, कितनी? 1000 और 250। तो यहाँ पे 1000 बराबर वी स्क्वायर 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, तो यहाँ पे इसकी आर की वैल्यू मिल जाएगी हमको। यहाँ पे 250 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइड बाय 1000, तो इसको सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू आएगी 62.5 ओम्स में। अब सीरीज में कनेक्टेड है तो 62.5 यहाँ पे कितना है? 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 62.5 62.5 125। टोटल पावर निकाल लीजिए, v स्क्वायर 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 125। सॉल्व करेंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 125, जो भी सॉल्व करेंगे वो आंसर आ जाएगा 8540। 4 8 320 is the correct answer. 320 is the correct answer in this question. ठीक है दोस्तों, यस और नो? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कई स्टूडेंट हमारे ऐसे थे जिन्होंने ये फॉर्मूला लगा दिया, P1 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 प्लस 1000। ये गलत होगा था। गलत क्यों होता है ये बताओ? ये गलत है। ये गलत क्यों होता है, इसका रीजन मैं बता दूं। ये फॉर्मूला जब ही वैलिड है, ये फॉर्मूला जब ही वैलिड है पावर वाला, जब आपकी वोल्टेजेस सेम हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वोल्टेज है 250 और यहाँ पे दूसरी वोल्टेज बता रहे हैं कितनी? 200। अगर वो वोल्टेजेस सेम होती तब ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता। ठीक है ना? अगर ये वोल्टेजेस अलग अलग है तो फिर ये तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए को या 500 दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि यार इन दोनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए ही आंसर सही आएगा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेजेस अलग अलग है, जब वोल्टेजेस अलग अलग है तो ये तरीका है उसको सॉल्व करने का। ठीक है ना? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, उसको फाइनल रेजिस्टेंस निकालिए,
फिर उसके बाद आप वही वोल्टेज वाला पावर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। Voltmeter is a galvanometer with a voltmeter is a galvanometer with very high value of resistance। तो ये बात यार आप जान लो कि वोल्टमीटर जो होता है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होती है, आर की वैल्यू अधिक होती है। अमीटर जो होता है उसकी आर की वैल्यू मिनिमम होती है, तो आइडियली तो जीरो ही होगी। यहाँ पे आइडियल इंफिनिटी लिख लो। अगली चीज, अमीटर समझ गए, वोल्टमीटर समझ गए। वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे इसके आर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, आइडियली जीरो, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं कई कई केसेस में, ठीक है ना। करंट सोर्स, आर की वैल्यू अधिक होगी, आइडियली इंफिनिटी होगी, इसलिए इसको ओपन कर देते हैं। अब जब भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम देखते हैं ना, तब इसको ओपन कर दिया जाता है, इसी रीजन की वजह से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं उसको, जो कितना इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी रेजिस्टेंस मतलब कोई करंट तो जाएगा नहीं, तो मतलब ओपन सर्किट, ठीक। और वोल्टेज सोर्स में क्या समझते हैं यार, रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, आइडियली कितना, जीरो होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस ही जीरो है तो करंट तो बहुत सारा जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट होगी, ठीक। नेक्स्ट, बताएंगे द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज 0.95। व्हाट इज द मटेरियल? Correct answer is diamagnetic material, less than this one, diamagnetic material. Next, the transmission line which feed different substation represent, the transmission line which feeds different substation, primary transmission, secondary transmission, primary distribution, secondary distribution, which feeds different substation is what? Question number 1919. करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी ट्रांसमिशन। जो अलग अलग सबस्टेशन को फीड करता है वो होगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। जो लॉन्ग रेंज पे चलता है वो होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेशन को फीड्स करता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कंडक्टर इन द कंपनसेटिंग वाइंडिंग of DC machine is always less than the number of armature conductor per pole, is always more than the number of armature conductor per pole, maybe less than or more than the armature conductor per pole, या फिर none of the above। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है करेक्ट आंसर? इट इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल, ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, उसको जरा देख लेंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज जेड बाई पी, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल इज जेड बाय 2p। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको दे चुका हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली exactly। इसको देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज पावर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट विल बी, the average power of pure inductive circuit will be what?
the average power of pure inductive circuit will be definitely equal to 0. प्योर इंडक्टिव सर्किट की एवरेज पावर हमेशा जीरो होगी. जितनी पावर वो एब्जॉर्ब करता है उतनी पावर वो रिलीज करता है, तो एवरेज पावर उसकी जीरो होती है इन द एंटायर साइकिल. ओके, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The portion of the installed reserve kept in operable condition but not placed in service to supply the peak load is known as. The portion of installed reserve kept in operable condition but not placed in service to supply the peak load is known as the hot reserve is the correct answer. Hot reserve कहा जाता है इसको. मतलब क्या है कि यार इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो भी आपने कुछ अमाउंट ऑफ रिजर्व को रखा हुआ है वो ऑपरेबल कंडीशन में भी है बट नॉट प्लेस्ड इन द सर्विस, मतलब उसको यूज नहीं किया जाता टू सप्लाई द पीक लोड्स के लिए भी हम उसको यूज नहीं करते, वो कहलाता है हॉट रिजर्व. नेक्स्ट. The value of capacitor in the capacitor start motor controls the. अच्छा देखो, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की अगर बात करी जाए तो वहां पे कैपेसिटर का क्या कार्य रहता है कि वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराए. कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का ये कार्य रहता है कि वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराए. और वो कैपेसिटर कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, जिसको डीसी कैपेसिटर भी कहते हैं. वो होता है यूनिडायरेक्शनल कैपेसिटर. यूनिडायरेक्शनल कैपेसिटर जिसके अंदर पोलैरिटीज होती है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर. ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात होगी. कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की अगर बात करें तो कैपेसिटर रन मोटर में क्या होता है, जल्दी सुन लो जरा. कैपेसिटर रन मोटर मतलब परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी कहा जाता है उसको, ठीक है ना. सिर्फ अगर कैपेसिटर रन की बात करें तो वो कैपेसिटर का क्या कार्य रहता है? वो कैपेसिटर का कार्य ये रहता है कि आपके जो सिस्टम की जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाए. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर आपके जो सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाए. क्लियर है? सेकंड, जो पेपर कैपेसिटर यूज होता है उस वाले में, कौन से वाले में? कैपेसिटर रन वाले में पेपर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं. कैपेसिटर स्टार्ट में इलेक्ट्रोलिटिक का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का. नेक्स्ट. What is the maximum span up to which the wooden poles can be used? What is the maximum span up to which the wooden poles can be used? Okay, correct answer is 60 मीटर is the correct answer. wooden poles की maximum range जो span की range है वो 60 मीटर है. Next. In a closed loop system, the output is the speed of the motor rate control can be used to. In the closed loop system in which the output is the speed of the motor, the output rate control can be used to limit the torque output of the motor, to limit the acceleration of the motor, to limit the speed of the motor. अरे तो कोई सवाल ही नहीं हो, आसान सा सवाल था, कुछ मतलब है ही नहीं सवाल का. नेक्स्ट. Which of the following capacitor of identical rating will have the smallest dimension? कहने का मतलब ये है इनमें से कौन सा ऐसा कैपेसिटर है जो आइडेंटिकल रेटिंग के लिए, मतलब सपोज करिए कोई कैपेसिटर 40 वोल्ट के लिए डिजाइन है. सेम कैपेसिटर अगर 40 वोल्ट के लिए डिजाइन कोई दूसरा कैपेसिटर है तो उसकी जो स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा कम डायमेंशन, सबसे ज्यादा कम साइज किसकी होगी, ये सवाल है यहाँ पे. तो करेक्ट आंसर होता है सिरेमिक कैपेसिटर. सिरेमिक कैपेसिटर होते क्या है? एसी कैपेसिटर होते हैं बेसिकली. और वो एसी कैपेसिटर क्या होते हैं कि बहुत ही छोटे होते हैं फिर भी उनकी मात्रा काफी अधिक होती है. ठीक है ना.
जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो आप पेपर कैपेसिटर, आपने जो फैन का वाला कैपेसिटर देखा है, फैन या कूलर वाला कैपेसिटर देखा है आप लोगों ने, देखा होगा। तो जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है ना, वो भी मतलब उसका साइज कितना होता है, करीब करीब इतना के आसपास होगा, 3 इंच के आसपास उसकी लंबाई होती है। तो अगर आप बात करें जो सिरेमिक कैपेसिटर है, वो सेम टू सेम उतनी ही रेटिंग का, उतनी ही वोल्टेज रेटिंग का, कई बार तो अधिक भी, उसका साइज उससे काफी ज्यादा कम होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा कैपेसिटर होते हैं सिरेमिक कैपेसिटर, ठीक है ना। एसी कैपेसिटर कहते हैं, वैसे सभी एसी है, दोनों ही एसी है, तो वो तो टेंशन है नहीं, बट एसी कैपेसिटर कहा जाता है। सेम यूज इसका भी होता है उसी तरीके से। नेक्स्ट, which among of these part of distribution system? ओके, क्या है करेक्ट आंसर? ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी इज द करेक्ट आंसर। Feeder, distributor, and service means all are the part of this service distribution system. No need to worry about these. Next, the reluctance offered by the magnetic circuit depends upon, the reluctance offered by the magnetic circuits depends on length of magnetic flux per path, nature of magnetic material, cross sectional area of material, या फिर all of the above. So correct answer will be all of the above. Reluctance offered by the magnetic circuit depends on the length of magnetic flux per path, nature of magnetic material, and cross sectional area of the magnetic material. So all are correct, all of the above is the correct answer in this question. सभी चीजों पे डिपेंड करेगा ना, सोच के देखो। रिलक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को अपोजिशन करने की प्रॉपर्टी है रिलक्टेंस। किस किस चीज पर डिपेंड करेगी? लेंथ ऑफ फ्लक्स पाथ, यस डेफिनेटली। नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यस डेफिनेटली। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, यस डेफिनेटली। तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, RC network shown in the figure can provide a maximum theoretical phase shift of, RC नेटवर्क जो आपको दिख रहा है, ये कितना फेज शिफ्ट आपको प्रोवाइड करा सकता है? ओके, देखो एक आरसी का नेटवर्क जो होता है, ये 60 डिग्री आपको फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराता है। दूसरा आरसी 60 डिग्री, तीसरा आरसी 60 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या हो गया? टोटल 180 डिग्री, 60 60 60 180 डिग्री। 180 डिग्री का अगर मैंने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर लगा दिया, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, तो वो 180 डिग्री का अलग से करा सकता है। तो अकेला कॉमन एमीटर एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराता है, और एक आरसी मतलब एक आरसी 60 डिग्री का, मतलब 3 आरसी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, 3 आरसी 180 डिग्री के फेज शिफ्ट को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 150 volt moving iron voltmeter has an accuracy of 1%, वन रीड्स, तो ये 1% की एक्यूरेसी मानी जाएगी। अगर आप ये है आपका कितना 75 वोल्ट अगर कोई मेजर कर रहा है, यूज्ड इन द सर्किट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो सबसे पहले देखो यार, 1 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस, ठीक है ना।
1% बता रहे हैं, 1% के हिसाब से ये कितना हो गया 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। नाउ दिस 1.5 वोल्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 75, इट इज इक्वल टू 2%। तो 2% के हिसाब से ये सही आंसर हो गया 2%, ठीक है। सबसे पहले देखो कि जिस 1.5 वोल्ट आया आपका कि भाई 1%, इसको मैं पूरा चलो सही से करके बताता हूँ क्या बोला जा रहा है। 1% ऑफ 150 सॉरी कितना आया 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 150 कितना आया 1.5 वोल्ट। अगली चीज ये पूछिए 1.5 वोल्ट इज व्हाट परसेंटेज 75, इसको कैसे निकालते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करेंगे आएगा आंसर 2%। इसी वजह से 2% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस नेक्स्ट, if the dynamometer type wattmeter is connected in the AC circuit, the power indicated by the wattmeter will be, डायनामीटर टाइप ऑफ वाटमीटर आर कनेक्टेड इन द एसी सर्किट, तो पावर इंडिकेटेड कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस पावर होगी, पीक पावर होगी, वोल्ट एम्पियर प्रोडक्ट होगी, या फिर एवरेज पावर होगी। ध्यान रखना इस बात को हमेशा हमेशा कि जब भी डायनामीटर टाइप ऑफ वाटमीटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आउटपुट आएगा उसका वो हमेशा और हमेशा एवरेज पावर ही होगा, एवरेज पावर फॉर द डायनामीटर टाइप ऑफ वाटमीटर। मैंने कई बार लिखवाया भी है, कई बार पढ़ाया भी है ये चीज को, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी हियर। नेक्स्ट, the three wattmeter method of power measurement can be used to measure power in balance circuits, balance unbalanced circuit, balance as well as unbalanced circuit, या फिर none of the above। तो 3 watt मीटर जो आपका कनेक्शन रहता है तो ये तो देखो प्रेफर किया जाता है अनबैलेंस के लिए, लेकिन यहाँ लिखा है कैन बी यूज टू मेजर, कैन बी मतलब किस किस में यूज किया जा सकता है, यूज सब में किया जा सकता है, लेकिन हम करते नहीं है। मैं बताता हूँ रीजन क्या है। देखो इसकी बेसिक आवश्यकता कब होगी, जब अनबैलेंस सर्किट है वहां पे, मतलब हर एक फेज में करंट और वोल्टेज की हो सकता है अलग अलग वैल्यूज हो, लेकिन ये क्या है अनबैलेंस सर्किट। लेकिन बैलेंस सर्किट क्या है, करंट एंड फेज शिफ्ट दोनों बराबर है मेरे तीनों फेजेस के लिए। तो मुझे एक समझदार इंसान से अगर मैं पूछूं कि यार मेरे पास एक बैलेंस सिस्टम है और मैं उसमें 3 वॉट मीटर यूज कर रहा हूँ, क्या ये सही निर्णय है, तो वो समझदार इंसान बोलेगा नहीं, क्योंकि यार अगर तुम्हारे पास बैलेंस सिस्टम रखा हुआ है इसका मतलब करंट सेम है, वोल्टेज तो ऑब्वियसली फेज फेज वोल्टेज है तो सेम ही रहेगी, फेज या लाइन वोल्टेज है तो सेम सेम ही रहेगी। बची आपकी क्या चीज, बची आपकी तीसरी चीज, वो क्या है, अगर आप यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं बैलेंस अनबैलेंस सिस्टम, तो फिर तीसरी चीज आपकी ये बचती है कि वोल्टेज और करंट और फेज शिफ्ट तीनों बराबर बराबर है। तो फिर अगर बैलेंस सिस्टम के लिए क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है बैलेंस सिस्टम के लिए 3 वॉट मीटर यूज करने की, आप 1 वॉट मीटर से भी निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर वैसे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड बोथ आर करेक्ट आंसर, बट वी डू नॉट प्रेफर इट यूज। अगर वो बैलेंस सिस्टम है तो एक ही वॉट मीटर से काम बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हमको बैलेंस अनबैलेंस दोनों करना पड़ेगा। नेक्स्ट, the instrument which is used to measure the high resistance, जल्दी से बता दीजिए, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द हाई रेजिस्टेंस, मेगर इज द करेक्ट आंसर। लो रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं सर, एमीटर, वोल्ट मीटर मेथड, केल्विन डबल ब्रिज मेथड, केल्विन डबल ब्रिज मेथड एंड पोटेंशियोमीटर मेथड।
किसके लिए? लो रेजिस्टेंस के लिए। अगर मैं बात करूँ मीडियम रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन से मीटर मेरे सामने आ जाएंगे, तो पहला आ जाता है कौन सा? व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, वोल्टमीटर अमीटर मेथड, नेक्स्ट कैरी फॉस्टर्स, नेक्स्ट ओम मीटर, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं हाई रेजिस्टेंस की बात करूं तो कौन कौन से मेथड मेरे आ जाते हैं? मैगर आ जाता है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड आ जाता है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड आ सकता है, और मेगा ओम मीटर आता है। मेगा ओम मीटर आएगा। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो है जो कि आपको देख लेना चाहिए। बताओ जरा फॉलो कर पाए कि नहीं कर पाए इन द चैट सेक्शन, जल्दी से। यस, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। DC voltmeter has a sensitivity of 1000 ohms per volt when it measures half full scale। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाफ फुल स्केल पूछा गया। वोल्टेज रेंज इतना, करंट थ्रू द वोल्टमीटर विल बी। हाफ फुल स्केल का मतलब, पहली बात तो ये यार, ये डीसी वोल्टमीटर है, मतलब ये लीनियर स्केल है। डीसी वोल्टमीटर है तो लीनियर स्केल होगा, ठीक है ना। 1000 इसका है तो फुल स्केल के लिए कितना करंट हो गया? 1 डिवाइड बाय 1000, कितना हो गया? 1 वोल्ट बाय ओम। ये क्या हो गया? 1 एम्पियर हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी 1 मिली एम्पियर हो गया कि नहीं हो गया? 1 बाय 1000 है तो 1 मिली एम्पियर हो गया। हाफ फुल स्केल के लिए, लीनियर स्केल है, हाफ फुल स्केल के लिए वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 0.5 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। 0.5 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर इस केस के लिए। नेक्स्ट, which of the following motor is most suitable for signaling devices and timers? इनमें से कौन सी ऐसी मोटर है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है फॉर द सिग्नलिंग डिवाइस एंड टाइमर्स के लिए यूज करने के लिए? करेक्ट आंसर है यहाँ पे रिलक्टेंस मोटर इज द करेक्ट आंसर। सिग्नलिंग डिवाइस एंड टाइमर इसका यूटिलाइजेशन है। Signaling device and timer is the correct answer here. Next, in the single phase induction motor at the start the two revolving field produced what? In the single phase induction motor at the starting condition में two revolving field produces unequal torque in rotor conductors, no torque in rotor conductor, equal and opposite torques in the rotor conductors, equal torques in the same direction at the rotor conductor. Correct answer is C, equal and opposite torques in the rotor conductor। सिंगल फेज के लिए एक पॉजिटिव साइकिल होगी, नेगेटिव साइकिल होगी, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरे को नलिफाई कर देगा। इसीलिए बोला जाता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, whereas the three phase induction motor is self starting। three phase induction motor is self starting and single phase induction motor is not self starting। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये चीज। इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क्स प्रोड्यूस होता है, हो जाते हैं क्योंकि एक ही फेज है वहां पर। whereas थ्री फेज में एक ही समय पे अलग अलग फ्लक्सेस कार्य कर रहे हैं, अलग अलग फेजेस का वर्क कर रहे हैं,
तो वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं होती। वहां पे जो ओवरऑल टॉर्क है वो जीरो नहीं बनता है, यहाँ पे एक साइकिल के बाद ओवरऑल टॉर्क मेरा जीरो बन जाता है। इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क्स प्रोवाइड हो जाते हैं रोटर के ऊपर। नेक्स्ट, द टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास एफ इंसुलेशन विल बी, the temperature limit for class F insulation will be, correct answer is 155 is the correct answer। ये कुछ और टेम्परेचर की रेंजेस है, ये आप देख लीजिए। इंसुलेशन क्लास ए इंसुलेशन का 105 है, क्लास बी इंसुलेशन का 130 है, क्लास एफ का 155 है और क्लास एच इंसुलेशन का 180 है। ध्यान रख लीजिएगा इसको बिल्कुल। नेक्स्ट, यूनिवर्सल मोटर इज अ सीरीज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर या फिर शंट मोटर। यूनिवर्सल मोटर इज अ सीरीज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर या फिर शंट मोटर। क्या है करेक्ट आंसर? सीरीज मोटर इज द करेक्ट आंसर। सीरीज मोटर करेक्ट आंसर होगी यूनिवर्सल मोटर के लिए अगर कोई भी सवाल आ जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जल्दी बताओ सेशन कैसा लगा यार सभी लोग इन द चैट सेक्शन। सेशन पसंद आया? यस और नो? नेक्स्ट, the voltage wave of Itna is applied to a voltage across the AC circuit when the current leads the voltage by 10. When current leads the voltage by 10, the maximum value of current is Im. Then the equation of current will be definitely D is the correct answer. लीड करेगा तो माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, लीड करने में प्लस हो जाता है, ठीक है ना। माइनस में वो ऑलरेडी लैगिंग में है तो उसको प्लस की तरफ ले जाएगा, करंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस सॉरी है -5 हो जाएगी, मतलब -15 से -5 पहुंच जाएगी। तो बताओ यार दोस्तों सेशन कैसा लगा सभी को? अगर सेशन पसंद आया और अगर कुछ एंजॉय कर पाए हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, डिस्क्रिप्शन इसका नीचे लिंक में दिया हुआ है, उसको जाकर देख लो। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, ये कुछ एडवांटेज है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की। आपको लाइव क्लासेस मिल जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाते हैं, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज डिलीवर्ड बाय द बेस्ट एजुकेटर इन द इंडिया वो आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन बाय द एजुकेटर आपको मिल जाएगी। आप क्विजेस का पार्ट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग सेशंस का पार्ट बन सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी आप लोगों को इस पूरे की पूरी प्रोफाइल के अंदर, इस पूरी की पूरी चीज़ों के अंदर। उसके लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना, मतलब अपना फोन नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करना है जो कि एसएससी एग्जाम्स, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स में मैंने अब तक पिछले 1 साल में काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं, ना ही सिर्फ मैंने, कुछ और टीचर्स भी है जिन्होंने काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए। तो आपका सब्सक्रिप्शन कहीं भी वेस्ट नहीं होने वाला है, आप हमेशा किसी ना किसी चीज़ को सीखने वाले हैं। चीज़ों की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगी कमी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप बस सीखने की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए आगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, आप में सफलता के गुण अपने आप बनने लग जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है यहाँ पे तो कोड यूज करेंगे कौन सा, KHEM09, ये मेरा कोड है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस कोड को इस्तेमाल करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप लोग खुद तो पढ़ाई कर ही रहे हो, साथ साथ हमारी भी हेल्प ले रहे हैं और हमें भी आप सपोर्ट कर रहे हैं टू प्रोवाइड दिस बेटर एजुकेशन एंड बेटर थिंग्स टू ऑल ऑफ यू। चलो, रिपोर्ट एंड विन कॉन्टेस्ट भी चलता रहता है तो इस पर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन। माय नेम इज केविन और मैं मिलता हूँ आपको कल की क्लास में, और हो सकता है कल कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाए, तो ध्यान रखेंगे, जुड़े रहेंगे अनअकैडमी SSC JEE चैनल के साथ, और मैं आपको मिलूंगा कल। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।